नमस्कार, मैं हूं बिलाल सफदरी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव पर। अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर आतिशी के सामने कालकाजी विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आतिशी दिल्ली के अंदर आप पार्टी के मुख्यमंत्री भी है और साथ ही साथ महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। अलका लांबा की ये दावेदारी आतिशी के सामने कितनी ज्यादा सार्थक होगी, भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को ला सकती है, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अलका के आने के बाद ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाएगी। दिल्ली में बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी पहले ही संदीप दीक्षित को केजरीवाल साहब के सामने दे चुकी है। तो अब देखना है कि कालकाजी सीट पर आतिशी के सामने कौन किस पर भारी पड़ता है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश जी। सुरेश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका पहला टेक क्या है सुरेश जी, अलका लांबा की को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आतिशी के सामने उतारा है? भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और कौन सा चेहरा हो सकता है, और ये चुनाव किस तरफ जा सकता है? दिल्ली में तो एक बात है जी, अगर हम देखेंगे तो दो असेंबली चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का बड़ी तरह से जीत हुआ था। कांग्रेस का बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिला था, आपको पता है वो। यही लोकसभा में हमने देखा था कि लोकसभा में जब आते तो बीजेपी सारे सीट लेकर चले आए थे, 7 में से 7 सीट बीजेपी के पास जाते थे। जो गैर बार असेंबली चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी को शायद 8 सीट मिले थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर कांग्रेस के जो कई ऑप्शंस है दिल्ली में, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को एक क्रेडिबल लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ संदीप दीक्षित जी है, बाकी लीडर्स भी है, अजय माकन है, और जैसे आपने बताया था अलका लांबा भी है, अभी आई हुई है। लेकिन अलका लांबा हम सबको पता है कि घर वापसी केस है, वो गए थे आपने फिर वापस कांग्रेस में आई थी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हो सकता है लेकिन हाई प्रोफाइल रिजल्ट हो सकता है, इसी को तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पक्का है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे सीट सेलेक्ट करके रखे हैं, ऐसे सेफ सीट कहते हैं जिसे हम इलेक्शन टर्मिनोलॉजी में, वो एक सेफ सीट है जो आतिशी के पास है और केजरीवाल के पास भी है। अगर उनको हराना है तो एक ही होता है कि बीजेपी अपने प्रतिनिधि को वहां ना उतारे, क्योंकि अगर बीजेपी आ जाए तो ये बात होती है कि वोट स्प्लिट हो जाएगा। वो एक बात और हो सकती है कि वही एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस और आप मिलके कॉन्टेस्ट करेंगे, तो शायद रिजल्ट और कुछ हो सकता था। लेकिन हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई तालमेल नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो अलग अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इतना कॉन्टेस्ट भी नहीं कि इतनी बुरी तरह बढ़ चुके हैं कि उन्होंने अजय माकन को पार्टी से 24 घंटे में निकालने की डेडलाइन भी दिया था आम आदमी पार्टी ने। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, आतिशी को जीत सकती है, लेकिन अगर बीजेपी उधर कोई उम्मीदवार ना उतारे तो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेस्ट हो जाएगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। तो आपका कहना है कि अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी संभावनाओं की उम्मीद है, और जिसके अंदर थोड़ा कंट्रास्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट न दे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के किस चेहरे को आप देखते हैं इस सीट पर, खासतौर से कालका जी सीट पर? और आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर अनाउंस करने के बाद यहाँ पर मुकाबला ट्रायंगल होता नजर आता है, या आपको लगता है ये भी बाइपोलर ही रहेगा? मुझे लगता है कि अगर भाजपा उतारेगी तो भाजपा के पास चॉइस कौन कौन है। भाजपा के पास लेडी कैंडिडेट्स में 2-3 लोग तो आपको पता है नाम कौन कौन सा है। बांसुरी स्वराज तो ऑलरेडी एमपी बन चुकी है, अगर उनको आप विधानसभा में उतारेंगे कि बीजेपी का, आपको पता है, आप दिल्ली से तो आपको सबसे अच्छा पता है कि ये प्रॉब्लम है बीजेपी में। यह है कि बीजेपी के पास कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का फेस नहीं है। एक ज़माने में हर्षवर्धन जी हुआ करते थे, साहिब सिंह वर्मा जी हुआ करते थे, ऐसे जहाँ से उतर के फिर मनोज तिवारी तक आ गए। लेकिन बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे हम यूपी में देखते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, वैसे कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। तो आप पलट के ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि बीजेपी को बिहार में कहाँ है नेता? तो सुशील कुमार मोदी जी थे, लेकिन वो फिर भी उभर के सामने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आ पाए उधर। तो दिल्ली में मुझे लगता है अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लेके आना है, अगर आप कहेंगे नुपुर शर्मा को लेके आएंगे बीजेपी, तो मुझे लगता है कि एक तगड़ा कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आपका जो
वोटर बेस है वो सेम है। एक तरफ से थोड़ा ओबीसी, ज़्यादातर माइनॉरिटी, और जो एंटी मोदी हैं वो सारे इधर कांग्रेस के पास या आम आदमी पार्टी के पास है। हमने पंजाब में भी देखा था, ये कॉन्टेस्ट जैसे हुआ था पंजाब में। लेकिन अगर वही कॉन्स्टिट्यूंसी को दोनों बांट लेंगे वोट और बीजेपी एक स्ट्रांग कैंडिडेट को लेके आएंगे तो बिल तब कॉन्टेस्ट थोड़ा तगड़ा हो सकता है। लेकिन हम सबको पता है कि जब असेंबली के चुनाव होते हैं भी, दिल्ली में अलग नतीजा आता है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं दिल्ली में बिल्कुल अपोजिट तरह के नतीजे होते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दोनों इश्यूज अलग अलग है। असेंबली के इश्यूज अलग होते हैं, लोकसभा के इश्यूज अलग होते हैं। क्या पानी बिजली फ्री फ्री फ्री, बस का फ्री, सब कुछ फ्री चलता है, तो फिर लोकसभा के लिए क्यों नहीं चलता? तो मुझे लगता है कि आतिशी को अगर कहते कि हमने अच्छा स्कूल बनाया, हमने वो किया, हमने ये किया, तो शायद वो जीत सकती है। और मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी है, ये ना कि केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट का एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी उतारेगी तो नुपुर शर्मा को उतारना चाहिए इस सीट पे, तब एक कॉन्टेस्ट हो सकता है। तो आप नुपुर शर्मा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अटकलें ये भी हैं कि स्मृति ईरानी भी दिल्ली के चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एंट्री, ये लगता है कि ये चुनाव पूरा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और मुख्य वही रूप है। से चेहरा प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने घोषणाओं की झड़ी लगाकर केजरीवाल के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश की है, वहीं जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को टारगेट पे लिया है, लग रहा है कि वो पूरा चुनाव को बाइपोलर बनाना चाहते हैं। लेकिन लेकिन जब आप महिला कैंडिडेट की बात करते हैं, तो अलका लांबा भी महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, बड़ी फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, दिल्ली से बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस्ड है, आई मीन एनएसयूआई से राजनीति करती आई हैं, आप पार्टी के पैतरों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। तो आपको लगता है कि अलका अलका एक 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 ऐसा चेहरा है जो ट्रबल में डाल सकती है आतिशी को? डाल सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अलका लांबा का जो इंडिविजुअलिटी है उस पर उनको वोट मिलेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के वोट उनको मिलेंगे। ये एक नेगेटिव बात होती है। आपको पता है कि 1984 राइट्स के बाद अगर हम देखा जाए तो कांग्रेस को एक कम्युनिटी के पास से वोट्स कम आते जाए, लेकिन उन्होंने उसके बाद पंजाब जीता था, तो हमने कहा ठीक है जी, लोग भूल गए 1984 में क्या हुआ था, जो राइट्स हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, इतने सारे लोग मारे गए थे, सिख मारे गए थे। लेकिन अभी आप देखते हैं कि जब मनमोहन सिंह का एपिसोड आया तो इन्होंने मनमोहन सिंह का एपिसोड को क्यों उठाया? फिर वो इसके लिए कि वहाँ के जो सिख वोटर्स है दिल्ली में उनके वोट मिल जाए। अलका लांबा, हाँ जी, आपको पता है कि उन एनएसयूए से आए थे, अपने बराबर बताया। जैसे कि बीजेपी के इससे पहले के जो उम्मीदवार थे, सुषमा स्वराज जी हो या अरुण जेटली जी हो, ये सारे एबीवीपी से आए हुए हैं। और आतिशी का आपको पता है कि एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर है, वो उनके रियल पावर नहीं है उनके पास, तो पावर तो केजरीवाल के पास ही है। उन्होंने कहा यहाँ दस्तखत कीजिए तो वहाँ दस्तखत कर देगी, उसको कोई उनको कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेकिन अगर अगर आप कहें कि मैं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट लगाऊं और वहाँ मैं स्मृति ईरानी को लेके आऊं, तो इमीडिएट क्या होने वाला है कि स्मृति ईरानी को केजरीवाल और टीम कहेंगे कि ये तो आउटसाइडर है, ये तो यू मुंबई से आया है, एक्ट्रेस थी, यूपी गई थी, वहाँ से इलेक्शन जीत गई थी, फिर इलेक्शन हार गई, अभी तो पता नहीं किधर है, अभी दिल्ली में लेके आ रही है, बाहर वाली है। ये प्रॉब्लम हो सकता है बीजेपी के साथ। बट अगर नुपुर शर्मा की बात की जाए तो एक हिंदुत्व कंसोलिडेशन जो हमने देखा था हरियाणा में, जो हमने देखा था महाराष्ट्र में, वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप अभी भी हम देख रहे हैं कि केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सनातन धर्म के बारे में बात किया, उसके अगेंस्ट बात किया, तो रिएक्ट केरला के लीडर्स नहीं किए थे, शहजाद पूनावाला रिएक्ट किए थे उसके ऊपर। तो बीजेपी को सबसे अच्छा पता है कि उनको दिल्ली में भी अगर हरियाणा की तरह जीत सकते हैं, तो दिल्ली में एक ही बात है कि एक वोट कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके लिए उनको नुपुर शर्मा को लाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इतना हाई प्रोफाइल भी नहीं है कि स्मृति ईरानी को लेके आए और कल स्मृति ईरानी वो फिर हार गए और इस बार एक असेंबली सीट से हार गए, तो उनको फिर उनका पॉलिटिकल करियर ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा वहीं। तो मुझे लग रहा है लेकिन कि नुपुर लेकिन शर्मा आना चाहिए। सुरेश जी, नुपुर शर्मा पिछले कुछ समय पहले अपने बयानों के लिए भी विवादित रही, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक संघ का बदलता हुआ दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत
ने एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर देश की हिंदू धर्म को एक परिभाषित किया, और जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं संघ प्रमुख, और उसी को टो करते हुए प्राइम मिनिस्टर अजमेर शरीफ पे चादर भी भेज रहे हैं। तो आपको लगता है कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी एक कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट के रूप में ज्यादा उतारना ज्यादा पसंद करेगी, या उनको अवॉइड करना पसंद करेगी, खासतौर से इन परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव नजर आ रहा है, वैचारिक रूप से जो संघ प्रमुख एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश के। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। राजा सिंह हैदराबाद से, जो कि यहाँ के गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते आ रहे हैं। वो पहले तेलुगु देशम में थे, उसके बाद भाजपा में आए, जीते, उनको पार्टी से निलंबित किया गया था, आपको पता है, नुपुर शर्मा की तरह कोई स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन राजा सिंह अपने वापस नहीं आते, अपने जो एटीट्यूड है वो बदलते नहीं है, वो जो कहते हैं। और लास्ट में बीजेपी को क्या करना पड़ा, यहाँ के तेलंगाना इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले, दैट इज वोटर नॉमिनेशन के 2 हफ्ते पहले, बीजेपी को राजा सिंह को वापस लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर जीतना है, राजा सिंह इंडिपेंडेंट भी खड़ जाए तो जीत जाएंगे वहां से। नुपुर शर्मा को उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली जीत जाए, लेकिन उनको पता है कि एक हिंदुत्व एलिमेंट जो होता है, और बीजेपी को जो सिर्फ 1 सीट हुआ करता था असेंबली में, आज 8 सीट है तेलंगाना में। कैसे आया हुआ 8 सीट? ये 8 के 8 कैंडिडेट, उसमें एक कैंडिडेट को आप बगल में लगा दीजिए, एक कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट थे, बाकी 7 कैंडिडेट हार्ड कोर हिंदुत्व लोग थे, हार्ड कोर। और इतने ज्यादातर ये लोग जीत के आए जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिलते हैं, जैसे कि निजामाबाद है, आदिलाबाद है, वो डिस्ट्रिक्ट से जीत के आए हैं लोग। तो ये कभी नहीं कर सकते। और हम याद रखना चाहिए हमको कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। जो इलेक्शन में कहा गया था टच एंड गो होगा, 50-50 होगा, हमने देखा था कि बीजेपी बिल्कुल एक तरफ देखे गया पूरा वोट। क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता है कि शिवसेना और जो बाकी एनसीपी थे, शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में, पुलिस में रिजर्वेशन देने में, टेंडर में लग गई थी। बीजेपी ने वही पॉइंट को पकड़ा था। अगर आप मोदी जी की बात करें, ठीक है, मोदी जी दिल्ली में कैंपेन करेंगे, लेकिन आपने देखा हरियाणा और मध्य प्रदेश में मोदी जी ने ज्यादातर कैंपेन नहीं किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लोकल कैंडिडेट्स है वो बहुत पावरफुल है, और इश्यूज जो है। और आप कहेंगे कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि 3 बच्चे पैदा कीजिए, या मोहन भागवत जी कहा था कि आप मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ दो। लेकिन एक कट्टर ग्रुप हिंदूज अभी भी है जो कंसोलिडेटेड फेज में है। मैं नुपुर शर्मा की फिर इसी बात कर रहा हूँ कि नुपुर शर्मा कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पूरा दिल्ली में एक माहौल लेके आना। क्योंकि आप एक तरफ फ्रीबी कल्चर के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमको फ्री 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 मिलता है सब कुछ, और एक कल्चर, वही कल्चर को अगर आप डिफीट करना चाहते हैं, दिल्ली जैसे जगह बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ मुफ्त है, पानी मुफ्त है, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त है, बस मुफ्त है। लेकिन उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? मोदी जी तो वो प्रॉमिस नहीं कभी नहीं करेंगे कि हम मैं सब कुछ मुफ्त दे दूंगा। हाँ, वहाँ यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो मैं नुपुर शर्मा को ये नहीं कर रहा हूँ कि नुपुर शर्मा, और एग्जाम्पल है राजा सिंह का, कि पार्टी ने उनको वापस लाना पड़ा, क्योंकि लोकल जो उनके कार्यकर्ता थे वो कहने लगे भाई अगर हमको जीतना है तो राजा सिंह को लेके आओ। ये नहीं कि राजा सिंह अपनी सीट से जीते, वो कैसे भी जीतेंगे वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो बाकी सीट है हैदराबाद की, जो सिकंदराबाद सीट है, उस पर पड़ा था, जहां से किशन रेड्डी जीत के आए थे। लेकिन याद रखिए, किशन रेड्डी के जो सीट है सिकंदराबाद, उसके नीचे जो 6 असेंबली सेगमेंट, 6 से बीजेपी हार गए थे उससे 6 महीने पहले असेंबली इलेक्शन। तो ये जो लेकिन कंसोलिडेशन होता है। हाँ जी, बोलिए सर। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा सुझाव है आपकी रणनीति का। लेकिन आपको लगा है कि सुरेश जी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी अपनी प्रो हिंदू इमेज को बना के चलते हैं, वो पुजारी ग्रंथियों को इसकी योजनाएं देते हैं, वो अपना आप को हनुमान भक्त कहते हैं, वो अयोध्या के लिए बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा देते हैं। तो वो किसी तरह भी अपनी प्रो हिंदू इमेज को तोड़ते नहीं है, भले ही उनके खिलाफ दिल्ली का अल्पसंख्यक खड़ा हो जाता है कि हमें वक्फ वक्फ के जो टीचर्स हैं या वक्फ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं दे रहे। तो ये भी प्रो हिंदू इमेज के नाते केजरीवाल को एडिट कर देता है। तो केजरीवाल एक फ्री बीज प्लस प्रो हिंदू इमेज बना के जो चल रहे हैं, इस रणनीति पर आपको क्या कहना है? हाँ, ये तो बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है अगर आप मुझसे पूछे। क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक तरफ उनको पता है कि जो फ्री भी लेते हैं, जो मुफ्त पानी मुफ्त बिजली लेने वाले हैं,
वो उनको वोट ही करेंगे कैसे भी, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो केजरीवाल निकल जाए तो ये बंद हो जाएगा बिजनेस। देखिए, केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगा था लिकर स्कैंडल का, उसका उसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लोग एक एक्सेप्टेड फैक्ट बन गया करप्शन स्टेट लेवल पे। आप अगर हेमंत सोरेन की बात करें, झारखंड में क्या हुआ था, और आखिर जीत के आ गए ना वापस, क्योंकि लोगों को क्या है कि करप्शन स्टेट लेवल पे ओके है, सेंट्रल लेवल पे उनको प्रॉब्लम है, करप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा था मनमोहन सिंह के यूपीए 2 रिजीम में जो हुआ था, जो स्कैंडल्स हुए थे। लेकिन केजरीवाल हिंदुत्व इमेज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? उनको पता है कि उनके पास एक वोटर बेस ऐसा भी है जो भाजपा से मिलते नहीं है बिल्कुल, लेकिन किसको वोट करेंगे? वो कांग्रेस को तो नहीं करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल के पास जाएंगे, क्योंकि तीसरा कोई पार्टी नहीं उधर। तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को लेके आएंगे, अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ टाइप करेंगे तो आपका जो यादव वोट बैंक है, जो यूपी के साथ जुड़ता उड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन केजरीवाल को मालूम है कि हनुमान भक्त बनना या मंदिर जाना या पुजारियों को 18,000 रुपए का तनख्वाह देने की बात करना, ये सब केजरीवाल इलेक्शन से पहले ही बात करते हैं। इलेक्शन के बाद वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मैंने मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, यमुना साफ करा रहा हूँ, स्कूल मिल रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, क्लासरूम बना रहा हूँ। लेकिन ये नहीं बोलते कि दिल्ली में जो पेरेनियल इश्यूज है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दिल्ली के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कभी दिल्ली को भाजपा के पास रहता है, कभी कांग्रेस के पास रहता है, कभी आम आदमी पार्टी के पास रहता है। तो हमको यही देखना है, अगर जीतना है बीजेपी को दिल्ली में, फ्रीबी कल्चर के खिलाफ वो नहीं कर सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सुझाव है, उनके पास तो और कुछ स्ट्रैटेजी भी होगा शायद, कि आप एक कंसोलिडेशन कीजिए, क्योंकि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये नहीं कि वहाँ सारे पंजाबीज रहते हैं या सारे हिंदूज रहते हैं या सारे नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, वहाँ से साउथ इंडिया से भी है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, जो दिल्ली के देश के कहीं से भी आते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। तो मोदी जी को जो मैं कह रहा हूँ, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो 70 साल से ज़्यादा लोगों के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत का स्कीम लेके आया था, और केजरीवाल ने कहा मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा दिल्ली में, मैं तो 1 करोड़ का दे रहा हूँ बेनिफिट, आपको क्या चाहिए? सोचिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में और इवन महाराष्ट्र में बोला था कि हम जो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं बीजेपी उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन कांग्रेस हार गए वहाँ। क्यों? क्योंकि विश्वास एक चीज़ होता है कि ये जो बंदा है डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट होगा इस इलेक्शन में, अगर बीजेपी को इससे स्विंग करना है, इसको बिल्कुल चेंज करना है, नैरेटिव चेंजिंग कहते हैं, और नैरेटिव सेट करना है, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदुत्व लाइन लेना चाहिए, जो महाराष्ट्र में लिया गया था। तो आप इशारा कर रहे हैं कि उसके लिए एक परवेश वर्मा इस दिल्ली के अंदर एक अच्छे कैंडिडेट हैं भविष्य में केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप से। हो सकता है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं यही देख रहा हूँ। फिर अगर आप नॉर्मल एक इलेक्ट्रेट को पूछे, साउथ इंडिया से पूछे आप, जैसे हैदराबाद तो साउथ और नॉर्थ में भी नहीं आता, बीच में रहते हैं हम लोग। तो ऐसे पूछे कि दिल्ली में कौन हो सकता है बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, पता नहीं, उनको कोई नाम ही नहीं आता। और मैं जब मेरे दोस्तों के साथ पूछता हूँ, दोस्तों ये कह रहे कि हर्षवर्धन जी तो गए, रिटायर हो गए, अभी वो तो आने वाले नहीं है। साहिब सिंह वर्मा जी तो है ही नहीं, गुजर गए, तो वो भी नहीं है। तो है कौन फिर दिल्ली में? एक बार मनोज तिवारी को दिखाया, उनको लेके आया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, स्मृति ईरानी हो सकती है, लेकिन उनको उनके लिए एक मार्केटिंग करना पड़ेगा कि वो दिल्ली की कैंडिडेट है। वो करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो उन्होंने यूपी में फर्स्ट टाइम किया था वो शायद दिल्ली में करना पड़ेगा। बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिल्ली में जरूरत है। शायद आपने जैसे बताया था स्मृति ईरानी अच्छी बहुत चॉइस होगी, क्योंकि एजुकेटेड है, अच्छी सी हिंदी बोल लेती है, और वहाँ के जो बाकी बाकी जो देश के वहाँ से बाकी हिस्से से लोग आए उनके साथ भी इंटरेक्ट अच्छे करते हैं। तो शायद बीजेपी को अभी अभी एक कैंडिडेट को अनाउंस करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने जो राजस्थान में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, हमने छत्तीसगढ़ में किया था, हमने वैसे ही करेंगे, हम बाद में कैंडिडेट को डिसाइड करेंगे, सीएम कैंडिडेट। और तीनों जगह हमने देखा था, जो सीएम कैंडिडेट हमको पता भी नहीं था, ऐसे लोग उभर के सामने आ गए थे। सुरेश जी, दिल्ली के अंदर महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ के वोट करती हैं। महिलाएं एक 50% कॉन्स्टिट्यूंसी है। केजरीवाल ने महिला कार्ड खेलकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश की है। मोदी जी इस चुनाव के अंदर पूरे फुल फ्लैज एक नए अट्रैक्शन के साथ एंट्री ले ले चुके हैं। आपको लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई महिला चीफ मिनिस्टर आप देती है तो पूरा चुनाव पलट सकता है? जरूर, जरूर पलट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने जैसे आपने बताया था कि 50 से ज़्यादा अगर फीसदी अगर महिलाएं वोट करती हैं,
और महिलाओं का वोट आना है तो डेफिनेटली बीजेपी को एक महिला मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को बिल्कुल सामने रखना चाहिए। ठीक है, मोदी जी कैंपेन करेंगे, मोदी जी इलेक्शन के लिए लड़ेंगे और मोदी जी को ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में रहते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर महिलाओं को अगर बस का ये जो फ्री बस सर्विस दे रहे हैं, बाकी चीज़ दे रहे हैं, और बीजेपी भी यही कहेगी कि हम जैसे मध्य प्रदेश में किया था, लास्ट मिनट स्विंग हुआ था इलेक्शन वहाँ, कि महिलाओं को जो स्कीम लेके आए थे हम लोग, और इवन आपने देखा महाराष्ट्र में इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था उसके लिए थोड़ी देर के लिए, और वहाँ भी उनको इम्पैक्ट किया गया था। क्या महिलाएं 2,000 रुपये लेके या 3,000 रुपये लेके अपना वोट बदल सकते हैं? हमने देखा था कि ये लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के साथ यूपी में काम नहीं किया था ये बात। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग महिला कैंडिडेट लेके आने से बीजेपी केजरीवाल को काउंटर कर सकती है, काउंटर कर सकता है, और उसमें शायद बीजेपी को जीतना, जीत के गवर्नमेंट फॉर्म करना तो इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो 8 सीट है भी उसको बढ़ा चढ़ा के एक 25 या 30 सीट तक आ सकती है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी कि महिला चेहरे पर बीजेपी एक पूरे चुनाव के अंदर तब्दीली ला सकती है। लेकिन एक बार मैं फिर कालका जी सीट पर आता हूँ। कालका जी सीट एक ऐसी सीट है जो एक मॉडरेट सीट मानी जाती है, जो काफ़ी हाई प्रोफाइल इस वक्त इसलिए हो गई है क्योंकि आतिशी वहाँ से एक कैंडिडेट भी है चीफ मिनिस्टर की। और अगर इसी सीट पर कोई महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देती है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या महिला कैंडिडेट को केजरीवाल के सामने लड़ाकर ज़्यादा बेहतर रहेगा? महिला कैंडिडेट को केजरीवाल के सामने लड़ाई है, मजा आएगा। मैं- क्योंकि आप देखिए आतिशी कैसे भी ऐसा सीट चुनते हैं, जिससे पहले मैंने बताया था सेफ सीट, जैसा वायनाड है केरला में, जहाँ से राहुल गांधी कॉन्टेस्ट करे, इब्राहिम सुलेमान से कॉन्टेस्ट करे, इससे पहले जब वो मलप्पुरम था सीट, या वहाँ बनातवाला, जीएम बनातवाला वहाँ से कॉन्टेस्ट जीतेंगे वो लोग। लेकिन ऐसे भी सीट हो सकता है जो बीजेपी जीत सकता है, उनको पता है कि थोड़े सीट को सेफ सीट कहते हैं, और वहीं से ये लोग उम्मीदवार लगाते हैं अपने जो मेन प्रत्याशी कैंडिडेट्स होते हैं उनके। तो मुझे लग रहा है कि एक महिला कैंडिडेट को केजरीवाल के खिलाफ लगा चाहिए, आतिशी और अलका लांबा को छोड़ दीजिए, उनका लड़ाई उनके साथ, उनका अलग अलग हो जाएगा। और आप पूरे चुनाव को, क्या आप दिल्ली के पूरे चुनाव को ट्रायंगुलर रूप में देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस बहुत ही ग्रेजुअली पिच कर रही है, ये चुनाव आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बाइपोलर ही रहेगा? नहीं, बीजेपी को यही लगेगा, अच्छा लगेगा कि कांग्रेस और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, और थोड़ा कांग्रेस में दम आ जाए और थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलता है। इसके लिए आप देखिए जो अटैक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी के ऊपर नहीं कर रही है, वो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रही है। वो अजय माकन के इश्यू हो या संदीप दीक्षित के इश्यू हो, वो बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कि जितने कांग्रेस पे कर रही है। उनको डर है कि जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो कांग्रेस लेके जाएगा, उसको किसी भी तरह रोकना है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ टाइप कर लेंगे, इसलिए एटलीस्ट मुसलमान वोट जो दिल्ली में हो हमें मिल जाएगा। वही कही ये चल रहा है, तो बीजेपी को ये लगेगा अच्छा अच्छा वोट बढ़ जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के वोट है जो उनको मिलना चाहिए वो कांग्रेस को चला जाएगा। और हमारे पास जो हमारे जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो कहते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी है, और जो सीनियर सिटीजन है, ये लोग हमारे लिए वोट करेंगे, और यंगस्टर्स है जो हमारे मोदी जी के स्कीम से लाभ आए उनको, वो भी वोट करेंगे। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही चेहरा था वो प्राइम मिनिस्टर थे। हरियाणा में भी कोई चेहरा तो प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर के होते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कोई चेहरा पैरेलल देना चाहिए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को सूट करेगा प्राइम मिनिस्टर की लार्जर इमेज को रखते हुए सामने? ये तो ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर दिल्ली के इलेक्शन बीजेपी हार जाती है, और अगर हार जाती है और उनको सीट बहुत कम आती, जो 8 सीट में उसके 6 सीट आ गए, तो किसको दोषी ठहराएंगे? अब बोलेंगे मोदी जी का इमेज मार खा गया, राहुल गांधी उतर जाएंगे, मोदी जी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया। ये सारे बताए थे ना, हमने हमने देखा था इससे पहले भी। जब झारखंड हार गया तो मोदी जी को बोलने लग गया कि देखो मोदी जी का इमेज गया, क्योंकि उसी इलेक्शन के साथ जब महाराष्ट्र जीते उसी के बारे में बात नहीं करते हैं उनके ओपोनेंट्स। तो रिस्क यही है कि अगर आप मोदी जी को ओवर एक्सपोज करेंगे, और हमने ये देखा था हरियाणा में, उनको पता था कि मोदी जी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन हम हारने वाले हैं। फिर भी बीजेपी ना हारने वाली बाजी को जीत के बाजीगर बन गए वहाँ। लेकिन यही बात अगर आप
कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे दिल्ली में, मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का एक पर्सनल रिस्क होगा, क्योंकि वो किसके साथ compete कर रहे हैं? वो compete कर रहे हैं केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल को वही चाहिए कि मैं और मोदी, राहुल गांधी भी कोई नहीं है, मैं और मोदी, देखिए मैं हम दोनों हैं बस। तो वो बीजेपी को वो अवॉइड करना चाहिए कि केजरीवाल के साथ प्राइम मिनिस्टर को इक्वेट ना किया जाए। केजरीवाल को उसकी जगह पर बिठाया जाए और बीजेपी के एक महिला सांसद या महिला कैंडिडेट जिसी को भी हो लेके आए और केजरीवाल के खिलाफ एक सीएम कैंडिडेट खड़ा करें। मोदी जी रहेंगे पीछे, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि स्टार पावर, स्टार अट्रैक्शन तो वही है, वो तो डेफिनेटली करेंगे वो। लेकिन जब हम स्टेट असेंबली की बात करते हैं तो लोकल इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। वहाँ के जो सड़क है, वहाँ के जो पानी है, वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, सब कुछ आ जाता है। अगर लोकसभा के इलेक्शन आए तो वो बात नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में अगर बीजेपी सातों सात जीत सकती है, जो अभी उन्होंने 2024 में जीता था, तो क्या रोक सकता है कि क्यों रुक जाएगा बीजेपी का जो घोड़ा है वो भागता रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादातर एक्सपोज नहीं करना चाहिए, कैंपेन करने दीजिए, लेकिन केजरीवाल और प्राइम मिनिस्टर का जो नैरेटिव है वो नहीं आना चाहिए। तो ये सुरेश जी का एक व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी को प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली में एक चेहरे के रूप में ज़्यादा एक्सपोज करने से बचने के बजाय एक महिला तेज तर्रार कोई स्मार्ट लेडी को केजरीवाल के सामने उतारना चाहिए, क्योंकि ये एक नैरेटिव बदल सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के अंदर स्ट्रगल कर रही है केजरीवाल को विन ओवर करने के लिए, हो सकता है इसमें ये उसमें भी सहायक साबित हो। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी के हिंदी दर्शकों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो एबीसी हिंदी न्यूज़ चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार से हमें नवाजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।